अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और बायोग्राफी देखेंगे जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन 1631 में पैदा हुए और 1700 में उनकी डेथ हो गई। जॉन ड्राइडन एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जॉन डन और जॉन मिल्टन के पास सबसे बड़े पोइट थे। जिस तरह विलियम शेक्सपियर और बेन जॉनसन, ठीक है, उन्होंने वो बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में। इसी तरह जो जॉन ड्राइडन है वो भी अपनी फील्ड में एक माने जाने पोइट थे, ठीक है। इसके अलावा लिटरेरी क्रिटिसिज्म को उन्होंने जो दिया, यानी अपनी ज़िंदगी दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म को, इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म को, तो वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए इनको पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। जॉन ड्राइडन 1631 को नॉर्थहैम्पटनशायर में पैदा हुए। जो जॉन ड्राइडन हैं वो एक पोइट हैं, ट्रांसलेटर हैं, क्रिटिक हैं, प्ले राइट भी थे, और उन्होंने फर्स्ट पोइट ल्यूरेट भी कहा जाता है उन्हें, ठीक है। वो 1668 से 1688 तक वो पोइट लॉरेट भी रहे हैं, ठीक है। पोइट ऑफ लॉरेट जो है वो इस वजह से कहा जाता है कि वो अपने काम को लेके इतने परफेक्ट थे कि उन्हें मुख्तलिफ अवार्ड मिले हैं। लाइक उनके काम में कोई झोल नहीं था, वो हर चीज़ परफेक्शन से करते थे, ठीक है। उनकी अगर हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जॉन ड्राइडन जो हैं 1631 में नॉर्थहैम्पटनशायर में पैदा हुए और इंग्लैंड के मशहूर शायर में वो आते हैं, उनका शुमार होता है। उनकी घर की हालत तो वैसे ठीक थी, मतलब ना कोई बहुत अपर क्लास ख़ानदान से तल्लुक़ था और ना ही लोअर क्लास से, यानी मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक के साथ एफिलिएटेड कॉलेज है, ठीक है, बहुत फेमस कॉलेज है, इसका नाम है ट्रिनिटी कॉलेज, ठीक है। वहाँ से उन्होंने अपनी जो है वो ग्रेजुएशन की। और जो ड्राइडन थे वो अपनी उनके अंदर, ठीक है, एक होशियार यानी क्लेवर पर्सन की चमक हमें दिखाई देती है। वो मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और उन्होंने बीए के कोर्स में टॉप किया था अपने कॉलेज से। वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहते थे जो कि एक सेंट के रेक्टर थे। उनकी मां का नाम मैरी पिक्चिनी था। जॉन ड्राइडन जो थे वो 14 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। जॉन ड्राइडन ने एलिजाबेथन हावर्ड से शादी की, ठीक है, जो कि थॉमस हावर्ड की बेटी थी। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बस इतनी ही डिटेल हैं, इससे ज़्यादा वो अपनी पर्सनल लाइफ को एक्सप्रेस नहीं उन्होंने किया था, ठीक है। अब उनकी प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो वो एक पोइट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, ट्रांसलेटर थे, प्ले राइट थे, और उन्होंने 1668 में पोइट ऑफ लॉरेट का खिताब भी दिया गया था, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ। वाल्टर स्कॉट ने उनको ग्लोरियस जॉन कहा था। तो अगर आप से क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लोरियस जॉन किसको कहा गया है, तो वो जॉन ड्राइडन थे, ठीक है। और किसने कहा है, तो वो वाल्टर स्कॉट थे। वाल्टर स्कॉट ने उनको किस चीज़ का खिताब दिया था, ग्लोरियस जॉन का खिताब दिया था। जॉन ड्राइडन के अगर लिटरेरी कैरियर की बात की जाए तो ड्राइडन जो था उसकी सबसे पहली जो पोम थी वो 1649 में पब्लिश हुई, और उनका जो पहला प्ले राइट था वो द वाइल्ड गैलेंट्स, वो 1663 में पब्लिश हुआ, और ये एक कॉमेडी था। अब फर्स्ट जो पोम थी उसका नाम था अपॉन द डेथ ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग। उनका जो सेकंड प्ले था वो था द रिवाइवल लेडीज़। ये भी एक कॉमेडी प्ले था जिसको परफॉर्म किया गया था लेट 6063 और अर्ली 6064, ठीक है, इसमें ये परफॉर्म हुआ था। उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को अगर हम देखते हैं तो उनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। वो हीरोइक स्टैंजा में उनको लिखा गया था, और एक वर्क जो है वो 1659 को आया था। ये वर्क जो था वो ओलिवर की डेथ के टाइम पर लिखा गया था 1658, और ये जो पोम है ये शो करती है कि जो साइन है, पा का जो साइन है उसे, ठीक है, प्यूरिटनिज्म के वो शो करती है। और इसके जो स्टांजा हैं वो बहुत क्रूड हैं, बोम्बेस्टिक हैं। क्रूड मतलब इम्प्रॉपर, ठीक है, इम्पोलाइट। फिर इनका जो दूसरा इम्पोर्टेंट वर्क है वो है एस्ट्रेस रिडेक्स। ये 1660 में पब्लिश हुआ और इसमें बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट हैं, यानी कि प्ले किया गया इसको, और ये वेलकम किया है जॉन ड्राइडन ने चार्ल्स सैंकर्ड को, और सेलिब्रेट किया है रेस्टोरेशन को। सो ये एक तरीके से क्या है, कंट्रोवर्शियल वर्क है जो जॉन ड्राइडन ने लिखा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट वर्क्स आता है वो है पैनिक जेनेटिक। ये 1661 में पब्लिश हुआ, और इसमें ये भी वेलकम किया गया किंग को, चार्ल्स सैंकर्ड को। चार्ल्स सैंकर्ड की रिटर्न को उन्होंने वेलकम किया नज़र आते हैं। इसके बाद एनिस हिरेबिलस, सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन का यानी कि बहुत मुश्किल नाम है, तो प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा मुश्किल आ रही है। आप खुद ही, मैं नाम लिख दूँगा, आप खुद ही प्रोनाउंस कर लेना।
जो कि 67 में पब्लिश हुआ, और ये ड्राइडेन का काम था वो बहुत ही पॉपुलर हुआ था इस किताब में। इस वर्क की ना पब्लिकेशन से ड्राइडेन को बहुत ज़्यादा फेम मिला था। इसके बाद एक और फेमस वर्क था एब्सैलम एंड एक्टिफोल, जो कि 1681 में आया था, और ये एक पॉलिटिकल स्टायर था। इसमें इन्होंने एक बिब्लिकल स्टोरी को फोकस रखा था, और जो कि अपने पावरफुल और करैक्टरिस्टिक्स उसमें हैं, पावरफुल करैक्टरिस्टिक्स उसको लिया जाता है। उसकी जो प्लॉट है वो एक तरह से जो है पॉपिश प्लॉट है, मतलब पॉप को लेके ये एक तरह का पॉलिटिकल स्टायर था। जॉन ड्राइडन ने 60 से 70 में अपना सारा वक्त जो है वो थिएटर की राइटिंग को दिया। 10 साल तक उन्होंने थिएटर की राइटिंग के लिए काम किया, क्योंकि जो थिएटर की राइटिंग थी वो बहुत ज़्यादा उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था, ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे और वो काम करते थे, और अपना उनका लिविंग अर्निंग चल रही थी। तो इसलिए उन्होंने अपना जो 10 साल का अर्सा था वो सिर्फ थिएटर पे फोकस किया। अब हम आगे कुछ वर्क्स देखेंगे जिसमें उन्होंने अपना सारा फोकस किया जो थिएटर पे किया था। उनका जो पहला ड्रामा था और जो फेमस ड्रामा था, द फर्स्ट ड्रामा द विल्ड गैलेंट्स, जो कि 63 में पब्लिश हुआ था। उसको सैमुअल पेपर ने क्रिटिसाइज़ किया है अपने एक डायरी में। ये ड्रामेटिक पोइट्री में लिखी गई थी, और ये कॉमेडी ड्रामा था। जॉन ड्राइडन का फर्स्ट प्ले था, और ये बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हुआ था उस टाइम पे। सैमुअल पेपर्स ने बोला था कि ये एक पुअर प्ले है, ठीक है, अपनी लाइफ का। वो अपनी लाइफ में तो ये नहीं देख सका, लेकिन उसने इसको कहा था, फेमस होते हुए नहीं देख सका, लेकिन तब उस टाइम पे ये एक पुअर प्ले का इसको खिताब मिला था। दिया किसने था? सैमुअल पेपर्स ने। इससे अगला प्ले जो आता है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, क्योंकि वो कोलैबोरेशन थी, वो द इंडियन क्वीन। ये एक ट्रेजेडी है जो कि 64 में पब्लिश हुआ। ये बेसिकली ये प्ले सर हॉबर्ट हॉकवर्ड ने जॉन ड्राइडन के साथ मिलकर लिखा था। दोनों की कोलैबोरेशन से लिखा गया था, और ये कोलैबोरेशन प्ले था। इसकी सेटिंग जो है वो मैक्सिको और पेरू में रखी गई है। शेक्सपियर के बाद 17वीं सेंचुरी में जो सबसे बड़ा ड्रामेटिस्ट था वो जॉन ड्राइडन था। जॉन ड्राइडन का नाम शेक्सपियर के बाद ड्रामा में सबसे ज़्यादा लिया जाता है, ठीक है। और द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रैंडा, ठीक है, ये सब ट्रेजेडी है किसकी? जॉन ड्राइडन की। और मैरिज अला मोटो, उसके बाद ऑल फॉर लव ट्रेजेडी, और बहुत बड़ी कॉमेडीज़ भी लिखी। ट्रांसलेटर के रूप में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, एक बहुत आसान तरीका डेवलप किया, जैसे वो बोलते थे पैराफ्रेज का, ठीक है। मतलब पैराफ्रेज क्या होता है? पैराफ्रेज होता है कि कोई लाइन लिखी की है, उसको जो है आपने ट्रांसलेट करके उसको मीनिंग वाइज जो है उसका ट्रांसलेट करना है, तो ये पैराफ्रेज होता है। तो पैराफ्रेज का जो तरीका था वो उन्होंने जो है वो मुतारफ़ करवाया। टू एक्सप्रेस समथिंग अगेन, इसका मतलब है किसी भी चीज़ को दूसरे लफ्ज़ों में बताना ताकि समझ अच्छे से आ सके। ड्राइडन ने एनाइड को ट्रांसलेट किया, वो अब तक का सबसे बड़ा ट्रांसलेट माना जाता है। और ये जो स्टायर्स लिखते थे, जिन्हें आज भी माना जाता है स्टायर में, उनके दो अहम वर्क्स हैं, मैक फ्लैकनो और दूसरा है द मेडल। इसके अलावा बहुत सारी फेमस पोम्स हैं, जैसे एब्सैलम एंड एक्टिफोइट। ये था जॉन ड्राइडन का ब्रीफली कैरियर। इसने अपनी मोस्टली जो राइटिंग्स हैं वो हेरोइक कपलेट में लिखी हैं। अब हेरोइक कपलेट क्या होता है? ये बेसिकली एक कपलेट होता है। कपलेट से मुराद एक लाइन जो कि अयम्बिक पेंटामीटर पर मुश्तमिल होती है, जिसकी राइम स्कीम AABBCC होती है। जॉन ड्राइडन की राइटिंग का स्टाइल था। जॉन ड्राइडन की अगर हम करैक्टरिस्टिक्स बात करें, यानी कि उसका राइटिंग स्टाइल का फेमस चीज़ कि मतलब उसकी राइटिंग में ऐसी क्या ख़ास बात थी, तो हम अगर वो देखें, उसकी करैक्टरिस्टिक्स देखें, तो ड्राइडन की जो पोम्स थी उनके उसमें क्या ख़ास बात थी कि उनमें ड्रामों की खसूसियात मिलती थी। मतलब जैसी खसूसियात उनके उसके ड्रामों में थी, जो क्रिटिसिज्म उसके ड्रामों में था, वो सब उसकी पोम्स में भी नज़र आता था। क्रिटिसिज्म के हवाले से वो बेमिसाल थे, यहाँ तक कि उनके लिए क्रिटिसिज्म एक फ़ैशन बन गया था। लाइक इतने अच्छे से और इतने खूबसूरत अंदाज से वो क्रिटिसिज्म करते थे कि वो उनके लिए काम सी बात थी, दूसरों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि किसी को क्रिटिसाइज़ करना, ठीक है, या किसी के ऊपर बात करना, या किसी के पोम्स को एनालाइज करना, तो एक बहुत टफ टास्क समझा जाता था। लेकिन ड्राइडन इस खूबसूरती से करते थे कि वो उनके लिए एक फ़ैशन बन गया था, वो इतनी अच्छे से इस चीज़ को करते थे। अब एक पोइट हैं टैन, जो कि एक फेमस पोइट हैं, उन्होंने पोइटिक
और जहानत के लिए जो है ड्राइडन को करार दिया है कि जो ड्राइडन है वो बहुत ज़्यादा ज़हीन पोइट हैं और क्या हैं, इनकी पोइट्री कैसी है, स्ट्रॉन्ग है और अनरोमांटिक है। एक और पोइट हैं गॉस, जो कि एक फेमस शायर हैं, उन्होंने भी ड्राइडन के बारे में बोला है कि ही इज़ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द एज ऑफ प्रोज। एक प्रोज की एज के वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन पोइट हैं। उनकी एक पोइम है जिसका नाम है एनस मिराबलस, जो कि एम्बिक पेंटामीटर क्वार्टेंस में लिखी गई है। ये नज़म 67 में लिखी गई थी। बेसिकली ये पोम जो है 66 की शानदार साल के दो वाक़यात को ट्रीट करती है। इसे जॉन ड्राइडन का सबसे बड़ा पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म कहा जाता है। दोनों साइड से ये पॉलिटिकल असूलों को प्रेजेंट करती है और पॉलिटिकल के जो इंकशाफात हैं वो उनको स्टायर करती है। ठीक है, ड्राइडन जो है वो अब्सलम के किंग डेविड के ख़िलाफ़ जो बगावत हुई थी, ठीक है, उन्होंने एक कहानी, बाइबल की कहानी को अपनी सियासी सूरत के मुताबिक बताया। ठीक है, बाइबल की कहानी क्या थी, सैमुअल 8 और सैमुअल 18 तक। ठीक है, इस तरह ड्राइडन सियासी क्रिटिसिज्म को भी अपनी पोइट्री में डिस्कस करते थे। उनकी पोइट्री की कुछ खसूसियात में पहले हम फलसम क्या होता है, यानी फलसम होता है कि पोइट्री में चापलूसी करना। ठीक है, और पोइट्री यानी कि मुकम्मल है और फ्लैटरिंग है। ठीक है, उसकी पोइट्री किसकी, ड्राइडन की पोइट्री फ्लैटरिंग है, यानी कि एक तरह से मुकम्मल है, उसमें कोई किसी भी तरह का कोई झोल नज़र नहीं आता और उसमें बहुत ज़्यादा नाखुशगवार वाक़यात को भी डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद जो करैक्टरिस्टिक आती है वो है पैनिगरिक, यानी तारीफ़, किसी शख्स की या किसी चीज़ की तारीफ़ में कोई तहरीर लिखना। उसके अलावा जो है वो टर्न को धोखा देना, यानी मुनाफिक और गद्दार के बारे में। अब ड्राइडन क्या है कि वो किस चीज़ के बारे में लिख रहा है, वो लिख रहा है कि किसी चीज़ की तारीफ़, ठीक है, किसी इंसान की, किसी पर्सन की या किसी चीज़ की तारीफ़ के बारे में लिख रहा है और साथ साथ वो धोखा देना, ठीक है, गद्दारी, इन इलामात के बारे में भी लिख रहा है और साथ में क्या कर रहा है, वो चापलूसी भी कर रहा है। ठीक है, यानी टीसी जो होती है ना, उस चीज़ के बारे में भी पोइट्री लिख रहा है। यानी उसकी पोइट्री जो है उसमें नाखुशगवार वाक़यात भी डिस्कस किए गए हैं। यानी वो एक तरह का क्रिटिक करता है ना, क्रिटिसाइज़ करता है चीज़ों को, तो वो चीज़ें इसकी पोइट्री में मिलती है। अब जोर मतलब तर्क करने का ऐलान करना, किसी भी चीज़ को तर्क करना, ठीक है, हक का मुतालबा वगैरह करना, तो ये सब चीज़ें, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये उसकी पोइट्री में मिलते थे कि वो इन चीज़ों के बारे में भी लिखता था। उसके अलावा उसकी पोइट्री एक खसूसियत ये आती थी कि वो जो था वो रोबस्ट, यानी पोइट्री उसकी बहुत ज़्यादा मजबूत थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और कंप्लीट थी और परफेक्ट थी। अब ड्राइडन जो है वो किस चीज़ के फेमस था, वो एज अ पोइट, ड्राइडन जो है वो एज अ पोइट बहुत दफ़ा बताया कि वो तंज़गुआर यानी कि क्रिटिसिज्म के तौर पर बहुत ज़्यादा माने जाते थे और वो 1668 में इंग्लैंड के पहले शायर थे। उनकी पोइट्री जो है वो बहुत ज़्यादा अनरोमांटिक थी और स्ट्रॉन्ग थी। अनरोमांटिक जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि वो अपनी पोइट्री में स्टायर करता था, अपने हक़ के बारे में लिखता था, ठीक है, और लोगों की तारीफ़ के लिए भी लिखता था, हक़ के लिए, गद्दारी के लिए भी लिखता था। तो उसमें रोमांटिक एलिमेंट्स बहुत कम थे। ठीक है, वो स्टायर करता था। स्टाइरिकल चीज़ें में रोमांटिक चीज़ें नहीं होती और स्ट्रॉन्ग इसलिए थी कि वो लोगों को जाके बाकायदा एक झंझोर देती थी, क्योंकि वो स्टायर करता था, उन पर तंज कर रहा होता था, तो इसलिए उनकी पोइट्री जो है वो स्ट्रॉन्ग होती थी। तो वो अपने दौर का एक फेमस राइटर था जॉन ड्राइडन। और शेक्सपियर के बाद 17वीं सेंचुरी में सबसे बड़ा ड्रामेटिस्ट था जॉन ड्राइडन। और प्रोज का उसके बारे में गॉस ने क्या कहा है कि ही इज़ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द प्रोज, यानी प्रोज एज का बहुत ज़्यादा ग्रेट पोइट था। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जॉन ड्राइडन जो है वो कब पैदा हुआ और कब उसके हमने पर्सनल लाइफ को देखा, हमने उसकी प्रोफेशनल लाइफ को देखा, उसके लिटरेरी क्रिटिक्स वर्क्स देखे और उसने किस तरह काम किया और किस एज से वो बिलोंग करता था और किस एज के वो बादशाह को रिप्रेजेंट करता था। तो हमने आज वो देखा, वो एक प्रोज एज का राइटर था जॉन ड्राइडन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।